प्रणाम सभी को। इस भाग में हम देखेंगे प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है। तो इसे 3 भागों में बांट लेंगे, क्रमांक, प्रश्नावली और अनुसूची। तो देखते हैं हम अंतर। नंबर 1, प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर सूचक स्वयं देता है। प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? सूचक। हाँ, अनुसूची में क्या होता है? अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर प्रगणक सूचकों से पूछता है। जिसको गणना करनी होती है वो प्रगणक होते हैं। किसको? सूचकों से, जो सूचनाएं देगा उनसे पूछेगा। गरीबी रेखा का सर्वे करने के लिए जैसे पूछते हैं टीचर लोग, घर जाते हैं तो कितनी दाल खाते हो, कितनी चावल खाते हो, कितना गेहूँ खाते हो, कितने कपड़े पहनते हो साल भर में। इस प्रकार से अनुसूची में प्रश्नों के उत्तर प्रगणक सूचकों से पूछते हैं और प्रश्नावली में क्या करते हैं? प्रश्नों के उत्तर सूचक स्वयं देता है। इसमें प्रश्न पूछते जाते हैं और वो सूचना देने वाला क्या करता है? स्वयं उत्तर देते चला जाता है। नंबर 2, इसमें टिप्पणियाँ दी जाती है और इसमें टिप्पणियाँ देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रगणक स्वयं प्रश्नों को समझा सकता है। तीसरा, उत्तरों के लिए रिक्त स्थान छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती और इसमें उत्तरों के लिए रिक्त स्थान छोड़ने की आवश्यकता होती है। चौथा, इसमें प्रायः डाक द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जाती है और अनुसूची में प्रगणक अपने आप सूचकों के पास जाकर सूचनाएं एकत्र करते हैं। तो समझ गए होंगे हम प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर। प्रश्नावली के अंतर्गत उत्तर सूचक स्वयं देता है और अनुसूची में उत्तर सूचकों से पूछताछ करके भरता है। फिर दूसरा, टिप्पणी दी जाती है, इस टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, रिक्त स्थान उत्तरों के लिए छोड़ना आवश्यक नहीं होता और इसमें रिक्त स्थान छोड़ना अनिवार्य होता है। इसमें प्राय एक डाक द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जाती है और इसमें सूचकों के पास जाकर के सूचनाएं एकत्रित की जाती है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण लिखिए। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुणों में प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से माने जो है जाकर के व्यक्तिगत जिस व्यक्ति से आंकड़े लेना है उसके भाव, उसकी चतुराई, उसकी चालाकी, उन सभी चीज़ों को देखते हुए सत्य आंकड़े मिलते हैं या असत्य आंकड़े मिलते हैं, इसका आकलन किया जाता है और असत्य अगर मिल रहे हैं तो सत्य पर उसे लाया जाता है। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण में, प्रत्यक्ष अनुसंधान के गुण में नंबर 1, समांकों में परिशुद्धता की मात्रा पाई जाती है। लगभग 80%, 90% शुद्धता पर चले जाते हैं। दूसरा, समांकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है, क्योंकि मूल होते हैं। वहीं घर जाकर के हम प्रत्यक्ष वो जो बोल रहा है तो देखने में भी आता है कि कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे भोजन करते हैं, उनका रहन सहन किस प्रकार से है, यह सभी चीज़ें देख करके आकलन करते हैं। ये चित्र दिखाया हुआ है बिंदु रेख चित्र, आगे पढ़ेंगे हम। तो इस प्रकार से बिंदु बिंदु ये करके दंड बना दिए जाते हैं तो चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस प्रकार से आकलन किया जाता है दंड चित्र के द्वारा, ये बिंदु रेख और ये दंड चित्र। तीसरा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का गुण है समांकों का संकलन एक ही व्यक्ति द्वारा जाने के कारण उसमें सजातीयता व एक रूपता का गुण होता है। सजाती का यानी जीवित भी होते और एक रूप होते। 2 व्यक्ति अगर जाएंगे तो एक रूपता नहीं रहेगी,
चौथा, तुलनात्मक अध्ययन संभव हो जाता है, तुलनात्मक अध्ययन संभव, तुलना करना संभव हो जाए। पांचवा, यह विधि लोचदार है, यानी इसको झुकाया जा सकता है। यह लोचदार है क्योंकि अनुसंधानकर्ता उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकता है, आवश्यकता अनुसार उद्देश्य की पूर्ति के लिए परिवर्तन कर सकता है। इसका मतलब यह इसमें लोच है, इसे झुकाया जा सकता है। तो देखा हमने प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के गुण कौन कौन से। प्रश्न अगला, संगणना तथा निदर्शन रीति में अंतर। तो संगणना तथा प्रतिचयन रीति में क्या अंतर है? संगणना विधि और निदर्शन विधि। तो क्रमांक संगणना विधि और निदर्शन विधि में नंबर 1, इसमें प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन होता है। संगणना रीति में क्या होता है? प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन, गहराई से अध्ययन किया जाता है तथा परिणामों में उच्च स्तरीय विश्वसनीयता विद्यमान होती है। परिणाम में क्या होगा? उच्च स्तरीय विश्वसनीयता रहेगी। इस विधि में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती। निदर्शन में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं होगी तथा परिणामों में पूर्ण विश्वसनीयता का अभाव होगा, विश्वसनीय भी नहीं होंगे। दूसरा, इस विधि में समय अधिक लगता है और निष्कर्ष निकालने में विलंब हो जाता है। समय भी अधिक लगेगा और निष्कर्ष निकालने में विलंब हो जाएगा। निदर्शन विधि में, इस विधि में समय कम लगता है और निष्कर्ष शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। समय भी कम लगेगा और निष्कर्ष शीघ्रता से प्राप्त होंगे। तीसरा अंतर है, यह विधि खर्चीली है। संगणना विधि कैसी? खर्चीली। निदर्शन विधि कम खर्चीली। चौथा, इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के संबंध में व्यापक सूचनाएं प्राप्त हो सकती है। बड़ी बड़ी सूचनाएं, विस्तार पूर्वक सूचनाएं संगणना में प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि गहन अध्ययन जब करेंगे तो व्यापक सूचनाएं प्राप्त होगी और इसमें समय की प्रत्येक इकाई की सूचना प्राप्त नहीं होती, वरना प्रतिनिधि मदों की सूचना प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष रूप से न होकर प्रतिनिधि देगा इसका उत्तर निदर्शन में। पांचवा, यह विधि वहाँ पर अपनाई जाती है जहाँ पर समग्र की इकाई विजातीय हो। वह कहाँ उपयोगी होगी? जहाँ बहुत इकट्ठी इकाई अलग अलग भागों में बटी हुई हो। और निदर्शन, यह विधि वहाँ पर उपयोगी हो सकती है जहाँ समग्र की सभी इकाइयाँ सजाती हो, एक ही जाति की हो। वर्गीकरण के उद्देश्य बताइए। तो वर्गीकरण के उद्देश्य में वर्गीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य है। नंबर 1, सांख्यिकी सामग्री को सरल व संक्षिप्त बनाना। सांख्यिकी सामग्री को क्या कर देते हैं? छोटी और सरल बना देते हैं। वर्गीकरण करने से, बांटने से सांख्यिकी सामग्री सरल और संक्षिप्त हो जाती है। वर्गीकरण का प्रमुख उद्देश्य सांख्यिकी सामग्री को सरल एवं संक्षिप्त बनाना है, जिससे उन्हें सुविधा से समझा जा सके। दूसरा, आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना। तुलना करने के लिए दो में आंकड़ों द्वारा, वर्गीकरण द्वारा आंकड़ों, यहाँ देख रहे हैं हम किस प्रकार से दंड बनाए हुए हैं और इसमें तुलना कर ली गई है। कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, वर्गीकरण के उद्देश्य। आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना, वर्गीकरण द्वारा आंकड़ों की तुलना करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, दो राज्यों में साक्षरता की तुलना केवल वर्गीकरण तथ्यों के आधार पर की जाती है। तीसरा, समंकों की समानता व असमानता को स्पष्ट करना। समंकों की समानता और असमानता कैसे स्पष्ट करेंगे?
समंकों के वर्गीकरण से समंकों की समानता व असमानता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि समान गुणों वाले समंक साथ साथ रखे जाते हैं, जैसे साक्षर, निरक्षर तथा विवाहित, अविवाहित आदि समान गुणों वाले समंकों को साथ साथ रखे जाते हैं। चौथा आता है सारणी का आधार तैयार करना। तो वर्गीकरण द्वारा क्या होता है, सारणी तथा विश्लेषण की अन्य क्रियाओं का आधार तैयार हो जाता है। इस प्रकार संकलित समंकों के विश्लेषण एवं प्रस्तुतिकरण के लिए समंकों का वर्गीकरण आवश्यक होता है। बिना वर्गीकरण के न तो समंकों को आसानी से समझा जा सकता है और न ही उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। प्रश्न है सारणीयन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो सारणीयन वह विधि है जिसमें संकलित समंकों को स्पष्ट बनाने के लिए उचित रीति से पंक्ति और स्तंभों में क्रमबद्ध किया जाता है। सारणीयन समंकों को स्पष्ट बनाना और उचित रीति से पंक्तियों और स्तंभों में क्रमबद्ध बांट देना सारणीयन है। ब्लेयर क्या कहते हैं, सबसे विस्तृत अर्थ में सबको विस्तृत अर्थ में समंकों की खानों और पंक्तियों की क्रमबद्ध व्यवस्था को सारणीयन कहते हैं। उद्देश्य क्या है सारणीयन के, सारणी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, समंकों को सारणीयन की सहायता से प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य सूचना को क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना। दूसरा, तुलनात्मक अध्ययन में सुविधा। तीसरा, कम से कम स्थान में संक्षिप्त प्रस्तुत करना। चौथा, सरल व स्पष्ट हो जाना। समस्या क्या हो जाती है, सरल और स्पष्ट हो जाती है। देख रहे हो, समंकों को सारणी में रखते हैं और विभिन्न विभिन्न खंड अलग अलग दंड चित्र के द्वारा दिखा दिया जाता है कि ग्राफ कैसे जाता है, तो स्पष्ट दिखाई दे देता है तुलना आंकड़ों में। धन्यवाद। अगले PDF में समझेंगे हम निदर्शन रीति के 4 आवश्यक तत्व को समझाइए। निदर्शन रीति, विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।